साथ हैं एंड टुडे वी हैव एन अनदर फैकल्टी ऑफ आवर्स मिस्टर राहुल सर। ये एचआरएम में फैकल्टी हैं और रिसर्च स्कॉलर हैं। इन्होंने हमारे एकेडमी में साथ में काम करते करते और दूसरे कॉलेजेस में भी ये काम करते हैं। इस बार थर्ड टाइम नेट क्वालिफाई करा है विच इज़ अ बिगेस्ट अचीवमेंट of a faculty who is already working, teaching along with and he is a research scholar। तीन चीज़ें एक साथ करते हुए ये थर्ड टाइम नेट इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो टुडे वी हैव इनवाइटेड हिम टू कांग्रेचुलेशन, मैनी कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच मैम। जी सर। थैंक यू सो मच सर। कैसे बताऊं मैं, जिस तरह से यूजीसी नेट ने अपना रिजल्ट्स निकाले हैं, राहुल सर, हमें जैसे पता लगा कि राहुल सर का थर्ड टाइम नेट हुआ है तो हमारी भी एक्साइटमेंट रुक नहीं पाई। हम भी बस हमें ये था कि सर किसी तरह हमारे पास इंस्टीट्यूट आ जाए। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एचआरएम में अपना नेट देना चाहते हैं और इवन प्रिपरेशंस कर रहे हैं। बेसिकली आज राहुल सर हमारे बीच आए हैं, हमारे बीच आज सभी बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। जो बच्चे एचआरएम में प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इवन बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चों को नेट एग्जाम में, काफ़ी चीज़ें किस तरह से वो तैयारी करें, किस तरह से वो नोट्स बनाएं, किस तरह से वो लोग अपने डेली रूटीन के थ्रू हर चीज़ों को मैनेज कर पाएं। उसी तरीके से अब सर ने 3 बार नेट कराया तो डेफिनेटली ही वाज आल्सो डूइंग द जॉब, अभी भी जॉब में, इवन ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर आल्सो। तो किस तरीके से चीज़ें मैनेज करते हैं, किस तरीके से, इवन ही इज डूइंग पीएचडी आल्सो। तो आज हम सर के साथ यही सब चीजें डिस्कस करेंगे। इवन उन सभी बच्चों के लिए काफी अच्छी चीज होगी। इवन सर मोटिवेट करेंगे आप लोगों को कि जो चीजें किस तरीके से हम नेट सिलेबस में, इवन हमारी तैयारियों में किस तरह से क्या चेंजेस ला सकते हैं कि हम एक ही गवर्नमेंट चीजों को क्लियर कर सकें। ओके, तो सर प्लीज आप बताइए हमें कि दैट बच्चों को बताइए इवन कि दैट किस तरीके से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर यू कि दैट आपने थर्ड टाइम नेट क्लियर करा है। थैंक यू सो मच मोहित सर। आपने मुझे यहाँ बुलाया, खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं अपने अंदर कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और सच में इट्स वेरी ट्रेमेंडस जॉब फॉर मी। और मैं ये आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि ये टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। जो भी यूजीसी नेट की किसी भी सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं और साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आप टाइम मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाओगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता फिर नहीं मिल पाएगी। जैसे कि आपने मुझे बताया कि मैंने जो मेरा थर्ड टाइम ये मेरा नेट क्लियर हुआ है एचआरएम में कोड 55 में, तो इसके अंदर मैंने एक चीज़ को फील किया कि इसके अंदर आप ना डिफरेंट आपको स्ट्रेटजी पे वर्क करना होगा। फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमें एक्ट भी पढ़ने होते हैं और इसके अंदर हमें बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट भी होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इसके अंदर हमें पढ़ना होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, एचआरएम है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में भी है, कुछ परफॉर्मेंस अप्रेजल के बारे में भी है, बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स के, थिंकर्स के इसमें व्यूज़ हैं, वो भी हमें देखने होते हैं। साथ ही साथ इसमें पूरा इंडस्ट्रियल रिलेशन हमें देखना होता है, आईआर का पार्ट देखना होता है और लगभग अप्रॉक्स 150 ईयर का ट्रेड यूनियन का हिस्ट्री देखना होता है। और अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ एक्ट वाले पोर्शन भी हैं जिसमें लीगल टर्म्स भी हम देखने होते हैं, क्योंकि एज ए एचआर मैनेजर हमें लीगल टर्म्स पता होना चाहिए जो लेबर से रिलेटेड है, स्पेशली जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और ट्रेड यूनियन एक्ट। इसके अलावा इसमें टोटल 15 एक्ट हैं, 15 एक्ट हैं जो हमें प्रॉपर अच्छे तरीके से सेक्शन बाय सेक्शन एंड सब सेक्शन के अकॉर्डिंग में इसको स्टडी करना होता है। इसके अलावा उनके बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं, वो भी हमें स्टडी करने होते हैं। और अगर लास्ट में बोलूँ यूनिट 9 एंड 10 जो है एचआर का, वो वेलफेयर के बारे में, एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में। तो वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारे थ्योरीज आए, अलग अलग डिफरेंट थ्योरी थे, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सिर्फ रिकार्डो ने एक थ्योरी दिया था, उसको भी हमें देखना होता है। अप्रॉक्स 25 के आसपास थ्योरीज हैं वेलफेयर से रिलेटेड, एम्प्लॉय वेलफेयर से। इसके अलावा इसमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ पार्ट शामिल है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, डीपीएसपी है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एम्प्लॉयर एसोसिएशन, जो अभी यूजीसी ने हाल फिलहाल इस सब्जेक्ट में ऐड ऑन किया है। एम्प्लॉयर एसोसिएशन का मतलब जैसे फिक्की क्या काम करता है, एसोचैम क्या काम करता है, तो इनके बारे में भी हम देखना है कि ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो एम्प्लॉयर्स हैं वो क्या काम करते हैं। और इसके अंदर एक डायनामिक पोर्शन भी ऐड ऑन हो चुका है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन है, हु विल बी प्रेसिडेंट, कौन हो। अभी जैसे कि पिछले साल कोई और था, कोटक महिंद्रा के जो ऑनर थे, सीईओ थे, वो थे यहाँ पे सीईओ पहले थे एम्प्लॉयर एसोसिएशन के, अभी वो बदल गए, कोई और हो गया। तो ये पेपर से पहले हमें हर बार इसको
सर्च करते रहना पड़ता है और डायनेमिक मोड का हो गया है, तो बहुत सारे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो लेबर मिनिस्ट्री का वेबसाइट है सर, जो हमारे ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल है, तो लेबर मिनिस्ट्री के वेबसाइट में हम जाके उसके बहुत सारे लेबर से रिलेटेड इनिशिएटिव्स आते रहते हैं। ये तो सर मतलब जैसे आपने बताया अभी, ये तो बच्चों के लिए काफी एक सिलेबस इंफॉर्मेशन हो गया, वो बहुत अच्छी चीज है जो आप बच्चों से डिस्कस करना चाहते हैं। बट आई वांट टू नो कि देखो जैसे बच्चे सुबह उठते हैं, उठने के बाद उनके दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि दैट आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट, आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि दैट यस यू आर गिविंग अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट्स, दैट आप सिलेबस डिविजन्स कैसे कर सकते हैं, चीजों को कहाँ पढ़ सकते हैं, किस तरह पढ़ सकते हैं। बट मेरा मेन मोटिव बच्चों को बताना ये है आपके थ्रू कि दैट आपने किस तरीके से अपने डेली रूटीन को शेड्यूलाइज किया और उसके बाद उन चीजों को किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई में कन्वर्ट किया और आपने अपनी तरीके, बिकॉज आई नो दैट पर्सनली आई कैन फील दैट जो फीमेल्स हैं या फिर जो लोग हैं जो जॉब्स पे जाते हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं जो इवन अपनी डेली वेजेस के लिए काम करते हैं, तो फिर भी उनमें इतनी इच्छा रहती है कि दैट दे जस्ट वांट टू क्लियर द नेट। इवन आप डॉक्टर नेहा मैम को दे सकते हैं, दैट लाइक शी इज वर्किंग ऑन द डेली बेसिस, लाइक मैम टीचिंग्स करती हैं, मैम इवन पीएचडी गाइड हैं, इवन शी इज हैविंग वेरी मच लाइक 5 स्टूडेंट्स हैं इनके अंडर जो पीएचडी कर रहे हैं। फिर भी ये दिन भर में अपना टाइम निकाल के शी इज आल्सो डूइंग द सेल्फ स्टडी। तो इसी तरीके से मैं जानना चाहता हूँ कि दैट आप अपने जैसे दिन भर में आदमी के पास बहुत सारे काम होते हैं, उनके बीच में से आप एक टाइम पीरियड निकालना और क्या टॉपिक्स वो बच्चे वहां पढ़ सकते हैं और किस तरीके से वो अपने, मतलब हर कोई बच्चा पढ़ाई करना जानता है बट सर स्मार्ट वर्क करना नहीं जानता। बेसिकली सर हम ये जानना चाहते हैं कि being a teacher and being a student, because we are teacher and as a learner also we have to learn, we have to update our data on a daily basis। अगर हम अपने आप को ही नए सिलेबस के हिसाब से, नई चीज़ों के हिसाब से अपडेट नहीं करेंगे तो हम बच्चों को नहीं करा पाएंगे। तो वी आर लर्निंग एंड वी आर टीचिंग बोथ, तो किस तरीके से उन चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं, क्या हम बच्चों को एक परफेक्ट गाइडेंस दे सकते हैं सो दैट दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देमसेल्फ। हमारे साथ बहुत सारे वर्किंग गर्ल्स होती हैं, दे आर टेकिंग क्लासेस। आपके साथ भी काफ़ी सारी स्टूडेंट्स हैं जो बैंक्स में और उनमें काम कर रहे हैं, दे आर टेकिंग क्लासेस। तो दे आर मैरिड, so they have to make a balance between the professional life, family life and their studies. This is very difficult. तो how to schedule, जैसे कि आप अकेले रहते हैं तो एक तरीके से आप भी हाउस वाइफ होगी, आप ना कुकिंग भी करते हैं, रिसर्चेस भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो हाउ यू आर मैनेजिंग, तो आपका जो थोड़ा सा रूटीन होगा ना लाइफ जर्नी, दैट कैन बी एन इंस्पिरेशन टू द गर्ल्स स्टूडेंट आल्सो। इवन आपका वो भी शेयर कीजिए। मैम ने बिल्कुल सही कहा कि मैं कुकिंग भी करता हूँ और बाकी जितने भी काम हैं वो सब मैं खुद करता हूँ। And I can see that you are enjoying your personal life also। ऐसा नहीं कि आप पर्सनल स्पेस निकाल के खुद को फ्री माइंड नहीं कर रहे हैं, आप वो सब करते करते यू आर मेकिंग अ स्पेस फॉर योरसेल्फ कि आज चलो राइड पे निकल गए हैं, आज मैं फ्री टाइम लेजर टाइम भी इंजॉय कर रहा हूँ। तो यू आर मेकिंग अ बैलेंस दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरीवन। हम लोग क्या करते हैं, एक चीज में स्टक होके रह जाते हैं, नहीं टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, टेंशन में हो जाते हैं और हम एक्स्ट्रा टेंशन की वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते, बिकॉज वी यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ बर्डन और आंसर कि भाई मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, टाइम कहाँ है, टाइम कहाँ है, एंड वी यूज्ड टू अवॉइड आवरसेल्फ। इन सब में हम खुद को अवॉइड कर देते हैं और खुद के कामों को प्रायोरिटी दे देते हैं, और जब तक हम खुद को ही प्रायोरिटी नहीं देंगे तो खुद के कामों को तो प्रायोरिटी दे नहीं सकते। तो आई सॉ योर स्टोरीज जिसमें मैंने देखा कि यू आर कुकिंग, you are taking pleasure, you are teaching, you are taking classes, ठीक है, and researching also। तो इन सबका शेड्यूल जरा बच्चों के साथ शेयर करो so that they can get inspiration। जी मैम, मैं थोड़ा सा शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली में मैंने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का मैं स्टूडेंट रहा हूँ शुरू से ही। मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और उसके बाद मैंने एमबीए किया एचआर में। जब मैं एमबीए कर रहा था उसी ड्यूरेशन में मुझे एक बहुत ही अच्छे एक सर मिले, उनका नाम था डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, राजस्थान से मैं था, अलवर से कर रहा था अपना एमबीए। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि टीचिंग इज द प्रोफेशन जहाँ पे आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं, जो भी आप चाहो आपको मिलेगा। मतलब आपको जैसे मैंने बोला प्लेजर, सब कुछ यहाँ पे है, रेस्पेक्ट भी है, मनी भी है, प्लेजर भी है और सबसे बड़ी बात है सेटिस्फैक्शन। तो 4th सेमेस्टर में जब मैं वहाँ था तभी से मेरे अंदर ये एक क्यूरियोसिटी आ गई थी कि नेट क्या होता है, यूजीसी नेट क्या होता है, जिसके बिहार पे हम प्रोफेसर बन सकते हैं। और जैसे ही मेरा 4th सेमेस्टर में था, मैं आपसे तुरंत ही, आपको पता होगा कि 2019 में मैं आपसे बार मिला था, आप शायद आपने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन मेरे मन में ये था कि जब मैं नेट क्वालिफाई कर लूंगा ना तब मैं मैम से मिलूंगा। वहाँ पे कुछ और भी सीनियर फैकल्टी थी वहाँ पे, और हम दिल्ली में मिले थे कोचिंग सेंटर में, शायद आपको याद नहीं है।
थोड़े टाइम के लिए मैं आपसे सामने से बिल्कुल फ्रंट से आप मेरे गुजरी थी और मैंने कहा कि मैं ना इनके सामने तभी जाऊंगा जब मैं खुद नेट क्वालिफाई हो जाऊंगा। That's very great honor. और आप शुरू से मेरे इंस्पायरेशन का एक रोल मॉडल आप रही हैं। तो उस पर जब मैंने फर्स्ट टाइम 2019 में नेट क्लियर किया, फिर मैंने 2020 में किया, उसके बाद कोरोना वगैरह आ गया, फिर 2021 वाला जो भी साइकिल इसमें मैंने क्लियर किया, 3 बार नेट क्लियर हुए और इस बार वाले मार्क्स सबसे ज़्यादा बेटर आए हैं। 190 आई गॉट 190 मार्क्स आउट ऑफ 300, अप्रॉक्स 64% आया है मेरा इन जनरल कैटेगरी। तो अप्रॉक्स इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। और आपने कहा कि आप टाइम कैसे मैनेज करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे सुबह में 9 बजे से मेरा कॉलेज होता है, 9 से 5 मैं कॉलेज में रहता हूँ। कॉलेज आने के बाद थोड़ा टाइम बस ब्रेकफास्ट में देता हूँ और थोड़ा सा एक पावर नैप थोड़े देर के लिए लेना जरूरी होता है। फिर मेरी ये रूटीन है कि मैं अगर जैसे पढ़ाई करने के मूड में आ गया तो फिर पढ़ाई ही चलती है, चाहे उसके लिए सुबह हो जाए रात हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब मैं मस्ती के मूड में होता हूँ, जैसे कोई मूवी आ गई बहुत अच्छी आ गई, तो फिर वो फर्स्ट शो ही जाना होता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ पागलपंती बहुत जरूरी है। अभी ये सर कि बच्चों को सिर्फ ये लगता है कि बुकवर्म भरने से शायद पेपर क्लियर हो जाता है। नहीं सर, सो इट्स ये सभी बच्चों आप लोगों के लिए बता रहा हूँ सर। इवन देखो सर ने प्रिपरेशंस की है काफी फ्री माइंड से, वही चीजें हैं। डोंट बी अ बुकवर्म, यू नो दैट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग बाय गोइंग डीपली इनटू इट। यू शुड बी वेरी फ्री योरसेल्फ, you should be very free yourself with your mind. You know, everybody have tensions in their life. हर किसी के पास कुछ ना कुछ है, चाहे वो आप घर से बाहर निकलो चाहे वो घर के अंदर हो, पर हमें उन्हीं चीजों को कहीं ना कहीं खत्म करके अपने आप को उतना फ्री रखना है कि that we can just go through our studies. देखो स्टूडेंट्स, मैं एक ही चीज कहूंगी, एक वेसल या एक बर्तन में पानी या कुछ भी चीज हम तब डाल सकते हैं जब वो खाली होगा। वो भरा हुआ होगा तो उसमें कुछ नहीं डाल सकते। इवन जब हम लोग भी ओवर ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। आई हैव टेकन मेनी सोलो ट्रिप्स इन लाइफ। मैं घर पे सब चीजें छोड़ के अकेला अपना एक बैग लेके सोलो ट्रिप्स पे गई हूँ टू रिलैक्स माई सेल्फ। ठीक है, कभी आसाम की तरफ निकल गई हूँ, केरला की तरफ निकल गई, मेरी कोई डायरेक्शन नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि बस 4 दिन चाहिए, खुद को पूरा काम डाउन करके आते थे। उसके बाद फिर से डेडिकेशन के साथ अपनी जॉब में बच्चों के साथ रिसर्चेस करते हुए अपनी पीएचडी के दौरान मैंने भी बहुत ट्रिप्स लिए। सर भी लेते हैं, आई नो, ये भी बाइकर हैं, ये चले जाते हैं, लेकिन आई नो अबाउट सर, ये भी ऐसे ही है, ये भी गाड़ी उठाते निकल जाते हैं बिना बताए। हम सब इसी तरीके की फैकल्टी। और अभी मेरा 18 मार्च का भी प्लान है मनाली जाने का। पहले से आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आ जाओ। 18 मार्च का मेरा प्लान है कि होली के अगले दिन ही मैं मनाली निकलूंगा। दिस इज हाउ वी ऑल आर मैनेजिंग आवर शेड्यूल्स। क्योंकि आप लोग अगर पूरा पैक्ड कर लेंगे अपने आप को टेंशंस में या उसमें, तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। जो पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट पुट योर नॉलेज इनटू इट एंड वेकेंट योरसेल्फ। टेंशंस को निकालते जाओ एंड हैव अ कॉन्फिडेंस कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं। सबसे पहले तो डोंट गेट अ डाइवर्जन, इससे भी सीख लूं, उससे भी सीख लूं, उससे भी सीख लूं। नहीं, फॉलो वन पाथ, फॉलो वन ट्यूटर, बिलीव वन पर्सन, you will definitely get your directions or you will definitely get your मंजिल, जिसे हम बोलेंगे, राइट। एम्बिशन आपका तभी क्रैक होगा। सर भी यहाँ पे इसी चीज के लिए हम लोगों ने बुलाया कि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। जी सर। मैं भी यही बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आप प्लीज स्ट्रेस फ्री होकर प्रिपरेशन करें। कोई स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला। और देखो, मेहनत तो देखो करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं, मेहनत तो मैं भी जब पढ़ाई करता हूँ तो फिर पढ़ते ही रहता हूँ। आई मस्ट ऑल्सो रिसर्च स्कॉलर। मैं मानव रत्न यूनिवर्सिटी से PhD कर रहा हूँ, मेरा 3rd ईयर चल रहा है। तो मैंने ये फील किया कि ड्यूरिंग माई रिसर्च वर्क मैंने 4 रिसर्च पेपर भी लिखे हैं, पब्लिश भी कराया अच्छे जर्नल्स में। और मैंने ऐसा फील किया कि आपको टाइम तो देखो देना पड़ेगा। अब कुछ मेरे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब कुछ अनफॉर्चुनेटली किसी रीजन से। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों नहीं हो पाया। उन्होंने कहा सर सिलेबस बहुत वास्ट था, नहीं हो पाया कवर। मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप शुरू से ही उस मोड में चलें कि आपका सिलेबस भी हो जाए और रिवाइज भी हो जाए। इतना आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। और एक बहुत अच्छी बात मुझे याद आ रही है कि मेहनत जो करते हैं, तो एक मेहनत के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि जो सक्सेस वर्ड जुड़ जाता है इसमें। तो सक्सेस हमेशा ये बात कहती है कि जो मेहनत करेगा मैं उस पर फिदा हूँ। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लाइन था, मुझे किसी ने कहा था, मेरे एक मेंटर ने, कि
सक्सेस की यही खासियत होती है कि वो मेहनत करने वालों को फिदा हो जाती है। आप मेहनत करोगे, सक्सेस आपको अचीव मिलेगा ही मिलेगा। और जिनका अगर नहीं हो पाया किसी कारण से इस बार, मेरा एक उनको मैसेज है कि प्लीज़ आप दोबारा से मेहनत करें, आप गिव अप मत करो, छोड़ो मत। ज़रूरी नहीं कि सबको हर बार सफलता मिलेगी, हो सकता है कि बाई चांस 1-2 नंबर से आपके रुक गए हों या फिर 2-4 परसेंटाइल से आपके रुक गए हों, तो ऐसा नहीं कि अगली बार आप नहीं कर सकते हो। अगर आपने अभी गिव अप कर दिया तो आपके सारे मेहनत जो 1 साल के थे वो बेकार हो जाएंगे। सर एक क्वेश्चन, पुरानी कहावत है ना, करत करत अभ्यास के। हाँ। नहीं सर, एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है। मेरा क्वेश्चन एक आपसे ये, बच्चों की भी क्वेश्चंस आते रहते हैं बीच बीच में, काफी बच्चे पूछते रहते हैं। क्वेश्चन ये है सर, हम जैसे प्रिपरेशन तो हमें पता है कि दैट हमें आज 6 महीने बाद एग्जाम है, हम आज से पढ़ना शुरू करते हैं, पर बच्चे ना सर क्या होता है ना कि पहला महीना चल गया, अभी तो पहला महीना है, फिर हम सोचते चला अभी तो दूसरा महीना, 4 महीने हमारे पास पड़े हैं, फिर उसके बाद हम सर धीरे धीरे करके ना टाइम को कहीं ना कहीं लूज करने लग जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ये है कि बाय चांस बच्चे के पास समय नहीं हो पाता, बाय चांस बच्चों का माइंड इतना, कई बार लोग फ्री करने के बाद हम कह तो रहे हैं पर बच्चे फ्री ज्यादा कर लेते हैं अपने आप को, वो इतना भी फ्री कर लेते हैं कि दिन भर में उनके पास एक हाफ एन आवर का भी समय नहीं होता। एक्चुअली सर एक प्रॉब्लम आती है, बच्चा दिन में 2 घंटे का समय सोचते हुए बैठता है कि मैं पढ़ूंगा, पर बच्चे के पास जब वो सारा फ्री टाइम निकल जाता है ना, तो वो सोचते हैं चल यार वो 2 घंटे का मैं हाफ एन आवर में कर लेता हूँ। हम उतनी फास्ट स्पीड में भी लर्न कर सकते हैं, वी नो दैट। ये चीज जानना चाहता हूँ मैं, इवन बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस आते थे कि सर एक रेगुलरिटी बनाना, वो कंसिस्टेंसी बनाना, उन चीजों को हम मेंटेन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विदाउट रिवीजन यू कैन नॉट बी लाइक अ पार्ट ऑफ सक्सेस। हर चीजों के रिवीजन्स नहीं करोगे लाइफ में तो दैट वो आपको कहीं ना कहीं डेवलप नहीं करेंगे। तो आपसे सर ये है कि वो कंसिस्टेंसी बच्चे किस तरीके से बना पाए। सर बिल्कुल सही कहा आपने। यूजीसी नेट में अप्रॉक्स हमें 4 महीने का टाइम मिलता है, 4 से 4.5 महीने का टाइम मिलता है, और उसी में हमें पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट भी करना होता है और दूसरी बार रिवाइज भी करवाना होता है। फिर हमें कुछ बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उनसे रिवाइज कराने होते हैं, कुछ हम मॉडल टेस्ट पेपर भी उनको देते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। और मैं अपने स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि वो जो भी हम पढ़ते हैं वो लास्ट मोमेंट तक याद रखना बहुत बड़ी बात है। स्पेशली मेरे सब्जेक्ट में फैक्चुअल टर्म्स बहुत होते हैं, एग्जाम के दिन तक आपको वो याद रखना है, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, बात कहा सर आपने कंसिस्टेंस के बारे में, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप चाहे जो भी लाइफ में करें, आपने अगर 24 आवर आपको मिला तो 24 आवर मुझे भी मिला है करने के लिए। ऐसा नहीं कि आपके पास ज़्यादा टाइम या कम टाइम, सबके पास बराबर इक्वल टाइम होता है। तो आपको ये कंसिस्टेंसी बनानी पड़ेगी। मैंने खुद भी बनाए रखे थे कि मुझे मेरा ये टारगेट शुरू से रहा है कि एटलीस्ट 4 आवर एक दिन में मुझे निकालने ही है समय पढ़ाई के लिए, खुद की सेल्फ स्टडी के लिए, और जिससे मैं भाग नहीं सकता था। और अगर बाई चांस अगर बाई चांस मैंने वो नहीं किया, वो 4 घंटे का मैंने एक तरीके से समझिए ड्रॉप्स नहीं किया पढ़ाई का, तो मैं ना उसको फिर मेरे अंदर खुद का फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है, कमी लगने लग जाती है। आज मेरा काम ही नहीं हुआ, मेरा ड्यूटी पूरा नहीं हुआ। Yes. It's just like a medicine, if you will not take, then definitely कहीं ना कहीं शरीर में प्रॉब्लम होने लग जाती है अगर रेगुलरिटी में। मैं खुद में ही मुझे इरिटेशन शुरू हो जाती है कि आज का काम क्यों नहीं मैं कर पाया। और इस 4 घंटे के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि संडे का जब मुझे टाइम मिल जाए, सैटरडे या कोई वीकेंड आता है या फिर कोई फेस्टिवल आता है, तो मैं उस टाइम में ज्यादा उसको कवर करके मैं मैनेज कर लेता हूँ, कोप अप करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली योर ओन स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने एम के लिए खुद सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। आप खुद अपने आप को इंस्पायर कीजिए, एक शेड्यूल बनाइए एंड यू हैव टू स्टिक टू दैट शेड्यूल कि मुझे इतना तो आज में करना ही है। अगर नहीं हुआ तो उसे कैसे कोप अप करना है वो आप देखो। अपने ट्रैवलिंग टाइम को करो, अपने जॉब के टाइम में बीच में कहीं होता है तो उसको, उन चीजों को कीजिए। बट यू हैव टू कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट योर सिलेबस कि मुझे ये करना है, अदरवाइज तो बच्चा रिजल्ट विल बी ए प्रॉब्लम। तो सर आज आपके साथ डिस्कशन करके बहुत अच्छा लगा, बच्चों को काफी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिला होगा। तो आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप लोगों ने मुझे गुरुकुलम एकेडमी में बुलाया। नहीं सर, यू आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इट, तो आप ही का है। और आज इसको, इस डिस्कशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। मोहित सर। बट सर एक तो मेरे मन में सवाल है, इवन आज का एक मजेदार टॉपिक चल रहा है बच्चों के दिमाग में, इवन जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया। बेसिकली ये क्वेश्चन जो मेरा है वो उन स्टूडेंट्स की तरफ से आया है जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए नेट, जिन बच्चों को लगता था कि वो फाइनली आज इस बार नेट क्लियर कर लेंगे बट फिर भी कहीं ना कहीं रह गए
क्योंकि हमारे पास एक जो करंट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है 6% क्राइटेरिया, कि जो रिजल्ट आ रहा है वो हमारा सिर्फ 6% दिया जा रहा है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, इवन दे आर लाइक मास्टर्ड एंड प्लस नेट, जो सिर्फ ये कंसेप्ट बताना चाह रहे हैं कि नहीं, इस बार एनटीए ने कोई 6% क्राइटेरिया नहीं दिया। क्या आप ये बच्चों को बता सकते हैं कि इतनी बड़ी बॉडी, एक जो हमारी एजुकेशन की इतनी बड़ी बॉडी, एक टेस्टिंग एजेंसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो इस तरह से बच्चों के साथ क्या चीटिंग कर सकती है? जी नहीं सर, मैं आपसे क्लियर बताना चाहता हूँ कि एनटीए एक ऑटोनोमस बॉडी है और उसका कोई इससे रोल नहीं है कि पहली बात क्या समझ लीजिए इस बात को कि एनटीए का सिर्फ यही काम है कि वो बच्चों से एग्जाम कंडक्ट करवाती है और रिजल्ट डिक्लेयर करती है, उसका जॉब से कोई लेना देना नहीं है। और वीडियोस में लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट के पास जॉब नहीं है तो वो रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं। मेरे जितने स्टूडेंट, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनको क्लियर बताना चाहता हूँ कि ऐसे फेक यूट्यूब वीडियो आते हैं जिसमें आपने मैंने भी खुद इवन देखे एक दो वीडियो जिसमें कि वो ये बता रहे हैं कि 4% रिजल्ट आया, 5% आया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। एनटीओ को इससे कोई लेना देना नहीं। उनका ये फिक्स क्राइटेरिया है कि 6% रिजल्ट देते हैं और इस बार भी उन्होंने दिया है। मैंने खुद भी पेपर दिया था और खुद रिजल्ट के बाद मैंने एनालिसिस किया, मैंने कैलकुलेशन किया और उन्होंने बल्कि इस बार तो बहुत अच्छा डेटा निकाला हुआ 5 पेज का। आप देखेंगे कि हाउ मेनी स्टूडेंट अप्लाइड, हाउ मेनी स्टूडेंट अपीयर एंड हाउ मेनी क्वालिफाइड फॉर नेट एंड हाउ मेनी क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ, हाउ मेनी गर्ल्स, हाउ मेनी फीमेल कैंडिडेट, हाउ मेनी मेल कैंडिडेट। उन्होंने प्रॉपर तरीके से 5 पेज का ना एक डेटा उन्होंने दिया हुआ है। तो सर मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूँ कि एनडीए 6% रिजल्ट नहीं निकाल रही है। वेरी फ्रैंक आई वांट टू से दैट कि एनडीए जो काम करती है बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ करती है, हालांकि ऑथेंटिक काम करती है, ट्रांसपेरेंसी। हालांकि ये थोड़ा इस बार रिजल्ट आने में थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि कोरोना का भी टाइम चल रहा था, पैंडेमिक इफेक्ट थे। 2 साइकिल को एक बार में उन्होंने कवर कराया था तो टाइम ऑब्वियस सी बात लगेगी। स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा थे, अप्रॉक्स जहाँ तक मुझे देखा है कि लगभग 13 लाख स्टूडेंट अप्लाई किए थे। तो इतने ह्यूज अमाउंट पे अगर आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो तो सर टाइम तो ऑब्वियस सी बात लगेगी। इसके लिए भी कुछ यूट्यूबर्स ने एनटीओ क्लेम करना शुरू कर दिया है कि रिजल्ट नहीं निकाल रहे हैं। रेजिंग द प्रोपेगेंडा कि स्टूडेंट जाओ वहां पे वो सब क्लेम। अब उनके पास भी कई सारे कैटेगरी हैं सर निकालने के लिए। पहले उनको जनरल का निकालना होता है, ईडब्ल्यूएस होते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, फिर उनमें फिजिकली हैंडीकैप भी आने होते हैं। उनको सब कुछ एक सब्जेक्ट में बात कर रहे हैं। अभी इतने सारे सब्जेक्ट हैं एनटीए के पास, इतने सारे नेट में पेपर होते हैं, तो सबको मिलाकर रिजल्ट निकालना इट्स वेरी डिफिकल्ट। और 2 साइकिल को एक बार में पहले से यूपीएससी और इन सब का करवाते हैं, कभी किसी ने किसी तरीके की शिकायत नहीं करी और नाउ यूजीसी के अंदर एक प्रोपेगेंडा रेज करना इज अ वेरी मतलब दैट इज अगर हम बैड थिंग यू आर क्रिएटिंग। अगर हम यूजीसी के ऊपर शक कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि ये ऐसी बॉडी है जो 1956 से चली आ रही है और इतनी तरीके से, प्रॉपर तरीके से काम करना, हर यूनिवर्सिटी को कवर करना, हर कॉलेज को कवर करना, इट्स नॉट इजी वर्क। देखो मोहित सर, मैं आपको अपने व्यूअर्स के मीडियम से मैं आपको वो साथ में रखते हुए बताना चाहता हूँ, जितने स्टूडेंट्स और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं बताना चाहता हूँ कि नेहा मैम ने, डॉक्टर नेहा मैम ने एक 6% क्राइटेरिया का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और उस वीडियो में उन्होंने अच्छे से एलैबोरेट किया है कि जो भी एनटीए का रिजल्ट होता है वो 6% पे ही होता है और उन्होंने क्लियर उसमें समझाया भी है। और सबसे बड़ी बात है कि एनटीए का जो रिजल्ट 6% होता है वो ओवरऑल सब्जेक्ट पे होता है, ना कि किसी एक सब्जेक्ट की बात अगर हम करें तो वो सभी को मिलाकर उनका 6% क्राइटेरिया उनका फुलफिल होता है। और सर ये जो टॉपिक है ये इस समय बहुत कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल रिजल्ट आए हुए हैं तो सभी मैक्सिमम यूट्यूबर्स ने इस पे इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिए। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप ऐसे वीडियो से दूरी बना कर रखें। आप सिर्फ उन ऑथेंटिक वीडियो को देखें जो रियल में टीचिंग पर्पज से, जो रियल में आपको नॉलेज देगी, प्रोवाइड कर रही है। सो स्टूडेंट्स, जैसा आपने देखा राहुल सर ने अभी आप सभी लोगों को एक अपने बारे में एक्सपीरियंस शेयर किया, किस तरह से नेट क्लियर करा इन्होंने, किस तरह से 3rd टाइम नेट क्लियर किया। एंड मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये जो 6% का जो क्राइटेरिया जो सर ने एक्सप्लेन किया, इवन मैम ने भी एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, सो दैट हर बच्चे के माइंड में ये क्लियर हो जाए कि यस, ये जो एनटीए बॉडी हमें 6% का क्राइटेरिया दे रही है वो झूठ नहीं है, वो बिल्कुल सच है। किसी बच्चे के साथ कोई चीटिंग नहीं होती है। और स्टूडेंट्स, एक और बात देखो, हम किसी चीज़ के लिए जब मेहनत करते हैं तो उन चीज़ों के ऊपर हमें कभी भी शक नहीं करना होता।
वही चीजें हैं कि जब हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना होता कि क्या 6% क्राइटेरिया है, क्या हम रिजर्वेशन में हैं, कितना हम पढ़ें तो क्लियर हो जाएगा, कितना स्मार्ट वर्क करेंगे हम। हमें सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, हमें उन चीजों को एक डीपली नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि एक सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज, हमें ये कंसेप्ट रखना ही नहीं है लाइफ में। अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इट इज जस्ट अ प्रिपरेशन फॉर होल सब्जेक्ट। तो दैट शुड नॉट बी इन योर माइंड कि हम 6% क्राइटेरिया के थ्रू। आप इतना मेहनत करो ना कि आप 6% के ही अंदर हो, ये क्वेश्चंस ही क्यों क्रेज हो। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इन चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है। सर ने देखो 3rd टाइम नेट क्लियर करा है, इनके मन में क्वेश्चन है क्या 6% का? इसी तरह के ये सिर्फ वही क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं, ये वही टीचर्स क्वेश्चन सामने लाते हैं जिनको पता है कि उनकी कमियां कहाँ हैं। और ये कमियां मैं कहना चाहता हूँ गुरुकुलम एकेडमी में ना ही किसी बच्चे को कभी आई है ना कभी आ सकती है। तो मैम प्लीज, आई एम जस्ट रेफरिंग टू यू दैट आप जो भी बताना चाहते हैं बच्चों को प्लीज बताइए एंड देन लेट्स डू। सो स्टूडेंट्स जितने भी ये बाकी की रूमर्स वगैरह फैला रहे हैं, दे आर जस्ट फॉर देयर ओन सिंपैथीज एंड रेजिंग द प्रोपेगेंडा। उन सब चीज़ों को छोड़ के आप लोग प्लीज़ अपने आगे आने वाले फ्यूचर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। राहुल सर भी हैं यहाँ पे हमारे साथ, काफ़ी टाइम से एचआरएम की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं खुद अपनी प्रिपरेशंस के साथ साथ। तो डेफिनेटली जब वो क्रैक कर रहे हैं तो आप लोगों को भी अपने साथ लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो सर अब बच्चों को मोटिवेट करते हुए एक एंड नोट आपकी तरफ से हो जाए बच्चों के लिए कुछ। हाँ मैम, बिल्कुल। इस बार कुछ जिनके क्लियर हो गए उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनके नहीं हुए उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखो आप अपनी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और ऑनेस्टली प्रिपेयर करो। अगर आपने कंसिस्टेंसी को ब्रेक किया, अगर आपको ऐसा लगा कि आज हमने पढ़ लिया, 2-4 दिन फिर नहीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, या एग्जाम से लास्ट मोमेंट पहले स्टडी करेंगे, तो फिर सीरियसली नहीं होगा नेट। और आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी चलेंगे साथ साथ। जिसके मैंने नोट्स वगैरह मैं खुद ही प्रोवाइड करता हूँ, मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं जो मैं खुद ही अपने स्टूडेंट को देता हूँ। और ऑनेस्ट आपको रहना है, आपको इस लाइन में, क्योंकि टीचिंग लाइन में आपको आना है तो आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। और मैम मैं एक 2 लाइन्स अपने व्यूअर्स को, स्टूडेंट को बोलना मेरी आदत है कि मैं जब भी जाता हूँ तो कुछ अपने लिखे हुए लाइन्स में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो आप एक बात ध्यान समझो कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, घायल तो यहाँ हर परिंदा है, जो फिर से उठा वही जिंदा है। आप इस बात को समझिए कैसे, इसमें बहुत राज की बात छुपी हुई है। ये मेरे खुद की लाइफ से रिलेटेड ही एक्चुअल में मैंने भी काफ़ी फेलियर देखा है लाइफ में, उसके बाद ही सारे सक्सेस देख रहा हूँ। मैं इतने बड़े कोई बैकग्राउंड घर से भी नहीं आता, फैमिली से नहीं आता। बिना मेहनत किए तो फेलियर्स भी नहीं आते। फेलियर इज अ सिंबल कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग आपको दिख रहे हैं सब घायल हैं, सब के सब कहीं ना कहीं फिजिकली, इमोशनली, मेंटली या फिर इकोनॉमिकली हर तरीके से प्रॉब्लम सबके पास है। सभी घायल है, सबके साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन वही इंसान सक्सेस हो सकता है जो फिर से उठेगा, फिर से लड़ेगा और जिंदा है। बिल्कुल, एक बहुत पुरानी लाइन है, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो आप लोगों को उठना है, चलना है, लड़ना है और जीतना है, ठीक है। गुरुकुलम एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत, और सभी को थैंक यू सो मच टू व्यू आवर वीडियो, टू गिव अप योर प्रीशियस टाइम टू अस। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।